मॉर्निंग बच्चों। आज 12वीं के अर्थशास्त्र हम देखेंगे पूर्ति एवं पूर्ति की लोच। पूर्ति एवं पूर्ति की लोच में देखेंगे पूर्ति की लोच आज का है। जैसे पूर्ति के नियम में हम पढ़ते हैं पूर्ति के जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। तो पूर्ति के नियम में किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो बताते हैं, परंतु लोच में हम किस मात्रा में कितने मात्रा में परिवर्तन हो रहा है वो बताते हैं। पूर्ति के नियम में सिर्फ हम कीमत जिस कीमत में जैसे कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है वो बताते हैं, परंतु पूर्ति की लोच में किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसको बताते हैं। तो उसको हम पूर्ति की लोच में ये भी कह सकते हैं कि जब कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है या पूर्ति की लोच में किस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है उसके अनुपात को वो दर्शाता है। अब देखते हैं पूर्ति की कीमत लोच की श्रेणियां। पूर्ति की कीमत लोच की 5 श्रेणियां दिया है। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति में कहा गया है कि कीमत में बिल्कुल परिवर्तन ना होने पर भी, कीमत में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होने पर भी उसकी पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन या बहुत कम परिवर्तन होना, पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन ना होने पर भी कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होना, कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको हम पूर्णतः लोचदार पूर्ति कहते हैं। दूसरा है अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति में हम देखते हैं कि जिस प्रकार कीमत में 10% की कमी हो रही है तो पूर्ति में सीधा 25% की कमी हो रही है। कहते हैं कि जिस अनुपात में अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है उस अनुपात में उससे बहुत अधिक अनुपात में उसकी पूर्ति में कमी हो रही है। कहा जाता है कि जैसे किसी वस्तु की कीमत 10% की कमी हो रही है तो पूर्ति को सीधा 25% कमी कर देते हैं, तो ये हो जाता है अधिक लोचदार पूर्ति। तीसरा है लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति में अगर 10% की वृद्धि जिस अनुपात में हम कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुपात में जैसे 10% की वृद्धि हो रही उसी 10% की वृद्धि उसके पूर्ति में होती है। जिस प्रकार से कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार अनुपात में पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो उसको कहेंगे लोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति में हम देखते हैं कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उस अनुपात में पूर्ति में वृद्धि नहीं हो रही है। जैसे अगर 40% की कीमत में वृद्धि हो रही है तो परंतु उसकी पूर्ति 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसको बोलेंगे बेलोचदार पूर्ति। कीमत में 40% की वृद्धि हो रही परंतु उसकी पूर्ति में 10% बस की वृद्धि हो रही है, तो उसको कहेंगे बेलोचदार पूर्ति। वैसे ही देखेंगे पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति में कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन नहीं होना। कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना ही पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ति की श्रेणियां में 5 जो श्रेणियां हैं। पहले में कहा गया कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन होता है। अधिक लोचदार में कीमत में 10% कमी होने पर पूर्ति में 25% की कमी हो जाती है। लोचदार पूर्ति में कहते हैं कि 10% की वृद्धि होने पर जिस अनुपात में वृद्धि हो रहा है उसी अनुपात में उसमें उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है, तो उसको लोचदार कहते हैं। बेलोचदार पूर्ति में 40% की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति सिर्फ 10% बढ़ाई जा रही है, और पूर्णतः बेलोचदार में कीमत में अत्यधिक वृद्धि होने पर भी पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, तो उसको पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। पूर्ति की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले इसके कारक हैं। पहला है समय तत्व। समय तत्व पूर्ति को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार हम पूर्ति को कम ज्यादा कर सकते हैं। समय मिलता है तो हम उसको पूर्ति को बढ़ाएंगे, समय नहीं मिलेगा तो पूर्ति को हम बढ़ा नहीं सकते। इसमें बाजार की स्थिति को बताया गया है, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अति अल्पकालीन में हम तुरंत ही किसी वस्तु की कीमत कम ज्यादा होने पर पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो समय का रहता है। मांग जैसे कुछ अति अल्पकालीन में
बहुत जल्दी, जैसे मछली है, दूध है, वो खराब होने वाली चीजें हैं, तो कल तक वो खराब हो जाएगा, तो अति शीघ्र उसको उनको बेचना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये समय तत्व अल्पकाल में कुछ समय रहता है और उस समय रह लेते हुए हम उसको कम ज्यादा कर सकते, बढ़ा सकते उत्पादन को, या कहीं से ला सकते हैं तो पूर्ति को बढ़ा सकते। और दीर्घकालीन में होता है, हम पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है, मांग जैसे होता है, कीमत जैसे परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार में हम पूर्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत समय रहता है। तो ये समय तत्व भी पूर्ति को प्रभावित करता है। अगर हमारे पास समय हो तो पूर्ति बढ़ा देंगे, समय नहीं तो पूर्ति को हम नहीं बढ़ा सकते, कीमत ही बढ़ जाता है। अब दूसरा दिया है उत्पादन की तकनीकी। उत्पादन करने की जो तकनीकी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उत्पादन अगर सरल हो और अच्छे से हो, समय कम लगे और उत्पादन अधिक हो रहा है तो पूर्ति भी अधिक मात्रा में होता है। सरल तरीके से उत्पादन हो रहा है, अच्छे तरीके से उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन उसमें अधिक होता है, तो पूर्ति भी अधिक मात्रा में होगा। जैसे मांग होगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, वैसे ही पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। अब तीसरा दिया है उत्पादन लागत। जिस प्रकार किसी वस्तु को बनाने में उत्पादन जो लागत लगता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। उत्पादन लागत अगर कम हो, अगर उसकी उत्पादन लागत कम आता है तो वस्तु की कीमत भी कम होगी। वस्तु की कीमत कम होने से हम अधिक वस्तु बेचेंगे, अधिक वस्तु की पूर्ति करेंगे और उससे हमको लाभ भी अधिक मिलेगा। चौथा इसमें आया है वस्तु की प्रकृति। वस्तु का जो स्वभाव होता है, वस्तु की जो बनावट होती है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। कोई कोई वस्तु जो होती है जल्दी खराब होने वाली होती है, कई टिकाऊ रहता है, उसके अनुसार भी वस्तु की पूर्ति की जाती है। जो दूध है, मांस है, मछली है, वो जल्दी खराब होने वाली वस्तु होती है, तो उसकी पूर्ति हम अत्यधिक जल्दी करेंगे, उसके लिए हम रुक नहीं सकते। तो जैसे ही वस्तु की कीमत हो तुरंत हम उसकी पूर्ति कर देते हैं, उसको रोक के नहीं रखते। कीमत के अनुसार हम उसको बदल नहीं सकते, हमको तुरंत ही उसमें निर्णय लेना पड़ता है। तो वस्तु की वो प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करती है कि वो क्या है। बाजार की उपलब्धि, किसी वस्तु के बाजार की उपलब्धि पर भी उस वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है। क्योंकि अगर हमको बाजार बहुत सारा मिला तो हम बहुत सारे जगह में जाकर उसको बेच सकते हैं, अच्छी कीमत ले सकते हैं, क्योंकि हमको बाजार बहुत सारा मिल रहा है। हम अलग अलग जाके अलग अलग जगह से हम अलग अलग कीमत वसूल कर सकते हैं। अगर हमको बाजार कम मिला, एक ही जगह हमको बेचना है, तो वहां पर बहुत सारे ग्राहक और सब वहीं पर हैं, तो सबका पहचान रहता है, सबका कीमत का पता चल जाता है, तो हमको उसी कीमत पे वहां बेचना पड़ जाता है। तो जैसे मांग में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन होता है, वैसे ही हमको पूर्ति में वहां पर परिवर्तन करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, कीमत को देखना पड़ता है, क्योंकि हम वहां पर बदल नहीं सकते। परंतु हम बाहर जाकर अगर बाजार में बेचेंगे तो वहां पर हमको कीमत अपने अनुसार हम उसको बेच सकते हैं, क्योंकि बाजार अलग अलग मिलेगा, तो हम जगह जगह जाकर उसकी कीमत को हम तय कर सकते हैं। क्योंकि हमको बहुत सारा बाजार मिला है और उस बाजार में हम अपने हिसाब से कीमत तय करके वहां पर हम अपने सामानों को बेच सकते हैं। परंतु अगर हमको बाजार नहीं मिला तो वहीं पर हमको जितना भी समय मिलता है, जितना भी कीमत मिलता है, वहीं पर हम उसको बेच सकते हैं। पूर्ति को और नहीं बढ़ा सकते, वहीं पर हमको कम भी कीमत पर वहीं पर उसको खत्म करना रहता है। अब छठवां दिया है प्राकृतिक बाधाएं। वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक में है प्राकृतिक बाधाएं। प्राकृतिक बाधाएं भी वस्तु के कीमत को प्रभाव करते हैं। जैसे कभी कभी बहुत अधिक बाढ़, तूफान, कभी अगर उत्पादन ना हो तो भी हमको वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करना पड़ता है। कभी देखोगे कि इस साल दाल का उत्पादन कम हुआ है, तो दाल के उत्पादन कम होने से दाल का कीमत जो है अधिक हो गया है। अधिक कीमत होने पर भी हम पूर्ति को उतना नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उत्पादन ही नहीं हुआ है। वैसे ही अगर हमें किसी प्रकार का लकड़ी की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता होने पर हमको उसको दीर्घकालीन तक उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी के लिए हमको पहले उस पेड़ को लगाना पड़ेगा। पेड़ को लगाएंगे तो उसको बड़े होने तक इंतजार करना पड़ता, सालों साल। फिर उसको तैयार होने के लिए समय देंगे, समय देने के बाद उसको काटेंगे। तो ये इस प्रकार हमको इतना समय लग जाता है कि उसकी पूर्ति
बिल्कुल नील के बराबर हो जाती है। तो ये प्राकृतिक बाधाएं हैं। कई प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं हो सकती है, मानसून के ऊपर भी हो सकता है, आयात निर्यात में भी हो सकता है। कई प्रकार के, हम किसी देश से कुछ वस्तु मंगा रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं हो सकती हैं। तो ये हो गया वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है समय तत्व, उत्पादन की तकनीकी और उत्पादन की लागत के ऊपर भी रहता है। वस्तु की स्वभाव, प्रकृति, किस प्रकार की वस्तु है, खराब होने वाली है कि नहीं है, या वो हम रख सकते हैं उसको, तो कीमत में प्रभाव पड़ता है। अब वस्तु बाजार की उपलब्धि, हमको जिस प्रकार का बाजार मिलेगा उस हिसाब से हम उसको चला सकते हैं, कीमत तय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत अधिक बाजार मिलने से हम फ्री होके वहां पर बेच सकते हैं, अपने हिसाब से कीमत तय कर सकते हैं। अगर बाजार नहीं मिलता तो वहीं पर हमको बेचना पड़ जाता है, जिसमें हमको कीमत उन्हीं के अनुसार तय करना पड़ता है, अपने इसमें नहीं चलता। प्राकृतिक बाधाएं वही है, प्राकृतिक बाधाएं प्रकृति द्वारा प्रकोप होता है, तो हम बाधाएं अनेक प्रकार से पड़ जाती है। तो बाधाओं के कारण हम उसका उत्पादन में कमी हो जाती है। कमी होने पर हम कीमत उसकी पूर्ति को बढ़ा नहीं सकते, तो कीमत उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आज पूर्ति की लोच, जो आज समाप्त हो गया है पूरा। आगे जो पूर्ति की लोच में जितने भी हम बताए हैं, आज इसका टॉपिक खत्म हो गया। अगले अध्याय में हम और बताएंगे। जो जो टॉपिक बताते हैं, जो हम इसका क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, उसको आपको पूरा लिखना है, क्योंकि आगे हम उसको चेक करने वाले हैं। और जैसे ही आपका क्लास लगेगा, फिर आपका परीक्षा होगा, फिर आप इस क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखिए, कॉपी लिख के रखिए। हम जैसे ही क्लास लगेगा कॉपी चेक करेंगे, आपका पढ़ाई जोरों से चलेगा, तो आगे का अध्याय हम देखेंगे।